इवनिंग ऑल। आप सबको क्रैकेट को स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कि भारत का आधुनिक इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बिफोर गोइंग टू द डिटेल सिलेबस आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्यों हम लोग भारत की आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इतिहास के बारे में सबको जानना चाहिए। और जब विषय आधुनिक इतिहास के बारे में आते हैं तो फटाफट वी नो अबाउट इट, बट हमको रीजन नहीं पता है क्यों जो भी चीजें हो चुकी है भारत के इतिहास में, जो भी घटना हो चुकी है उसके बारे में हमको सिर्फ फैक्ट पता है। बट उसके फैक्ट में पीछे जो भी रीजन है, मतलब क्यों वो सब चीजें हो रही थी एक वक्त में, बाय टाइम बाय ईयर क्यों सब हो रही थी, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो as you know, my name is Samrit Kumar, and here I am going to teach you the modern history part. So अभी शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को जानने से पहले पहले हम लोग को ये रखना चाहिए कि उसके रिगार्डिंग थोड़ा रुचि होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्लास में हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं या नवनीत साहब या हिमांशु साहब, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके बाद आपको उसको 2-3 बार देखना चाहिए और उसको थोड़ा सा कॉपी पेन उठा के नोट डाउन कीजिए। तो क्योंकि आप जो बुक पढ़ रहे होगे थोड़ा सा आपको उसमें हेल्प मिल जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी ये होता है कि हम लोग जो भी एक बार पढ़ते हैं या देखते हैं उसके बाद इट इज वेरी वेरी प्रॉन टू, मतलब थोड़ा सा इजी नहीं होता उसको याद रखने में। तो थोड़ा सा मैं इतना रिक्वेस्ट आप लोग कर सकते हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि एक दो हमारे क्लास को देखिए, अटेंड कीजिए। हम क्लास में जो भी टीचर्स बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब बुक्स आप पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा बुक में जो भी लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज जो भी मतलब बुक्स में अगर लिखते हैं, अगर थोड़ा सा किसी भी स्टूडेंट को उसको समझा, खुद ही उसको मेमोराइज करना, जो भी लिखा है उसको समझाना थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट है। इसलिए हम लोग वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम लोग जो भी आपको पढ़ा रहे हैं इसमें थोड़ा सा हम लोग इजी कर देंगे, क्योंकि आप जब बुक पढ़ रहे होंगे उस वक्त आपको वो चीजें समझ आप पाएंगे कि क्या सर ने पढ़ाया था और बुक में क्या है, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। तो आप किसी भी एंट्रेंस में अगर अपेयर करेंगे या जो भी स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप अगर वहां में कोई विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चंस को ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग इसको दो भागों में विभक्त कर चुके हैं। मतलब तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट और एक दूसरा है रिएक्शन ऑफ इंडियंस। मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाएंगे आज। भारत की भारत की जो किसी आगे जाकर हम डिस्कशन करेंगे कि आज ही क्लास में हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं आपको डिटेल में बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। उसके बाद हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये सब क्यों है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कम से कम आई एम गोइंग टू टेक एटलीस्ट, अगर हम लोग 1.3 आवर या 2 घंटे क्लास करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि 60-70 लेक्चर्स लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। और उसके बाद आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, आप इतना पकड़ आ जाएगा कि आप किसी भी डिबेट पर, किसी भी टॉपिक पर आप डिस्कशन कर पाएंगे। और जब भी कोई भी बुक अगर पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको थोड़ा सा इजी होगा चीजों को रिलेट करने में, क्योंकि आपको रीजन पता होगा क्यों ये सब चीजें हो रही थी इतिहास में। तो लेट्स स्टार्ट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग दो भागों में विभक्त कर चुके हैं। दैट इज वन इज द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट एंड अनदर इज द रिएक्शन ऑफ इंडियंस। मैंने बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक को हम लोग बोलते बोलते हैं कि द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ओवर इंडिया एंड अनदर वन इज द रिएक्शन ऑफ इंडियंस। थोड़ा सा मुझे
पेन को थोड़ा सा सेटिंग करने दीजिए। बस ये हो गया। थैंक यू। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग दो भागों में विभक्त कर चुके हैं कि एक है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडिया, वन इज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडिया एंड अनदर वन इज द रिएक्शन ऑफ इंडियंस टू द कॉन्क्वेस्ट। तो पहले हम जानते हैं कि कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब है अगर दो राज्यों के बीच में कोई द्वंद्व हो रही है या कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अगर एक राज्य है और बी अनदर राज्य है और एक बॉडी है बी अनदर एक बॉडी है, पर ए ने बी के ऊपर उसका सुपेरियोरिटी मतलब कन्फर्म डोमेन मतलब ए ने बी के ऊपर जीत हासिल किया, उसको हम बोल सकते हैं कि ए ने जीत लिया। और इधर अ, हम लोग जो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब भी हम भारत की आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हम लोग जो भी पढ़ते हैं इस तरीके से ये सब लिखा गया है। मतलब मैं इसको बोलूंगा कि ये सब यूरोसेंट्रिक परसेप्शन से लिखा है, क्योंकि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं था जब हिस्ट्री मतलब एविडेंस मतलब मैं थोड़ा सा एंशियंट के बारे में बोलूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना टॉपिक में जाऊंगा। मतलब जो भी हिस्ट्री लिखा गया है वहां पर थोड़ा सा यूरोसेंट्रिक क्यों है कि यूरोपियन ने इसको लिखा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा प्यारा मेरा जो देश है भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने जो टर्म यूज करना चाहिए उसको सही तरीके से नहीं यूज किया। क्योंकि अगर मुझे किसी ने अगर बोला कि आप लिखिए थोड़ा कुछ, तो ऑब्वियसली मैं खुद का जो भी मेरा डिमेरिट होगा मतलब मैं अपने बारे में अपनी बुराई कभी नहीं लिखूंगा। भले ही मतलब खुद को अच्छा बोलूंगा और बाकी दूसरों को कहीं ना कहीं अगर वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो मैं उनके बारे में अच्छा लिखूंगा। अगर वो मेरे साथ नहीं, उनका बिहेवियर या उनका ट्रीटमेंट मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, हॉस्पिटलिटी, तो बस ऑब्वियसली आई विल राइट समथिंग फॉर देम व्हिच इज नॉट हैपन टू बी रिटन। सो एज आई एम सेइंग, जो भी इतिहास लिखा गया है भारत के बारे में वो यूरोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट से लिखा गया है। तो इसके रिगार्डिंग ब्रिटिश पावर को थोड़ा सा सुपीरियरिटी, इंडिया को थोड़ा सा इंफीरियर एज ए बैक टू, अगर मतलब जब ब्रिटिश रूल हो रहा था उसके बाद जो भी होता है इसके रिगार्डिंग तो हम अभी पढ़ते हैं। क्यों मैं जो बोला भी अभी मतलब उसके पीछे रीजन क्या था, क्यों इतिहास लिखा गया था, इतिहास का सोर्स क्या था, उसके रिगार्डिंग दो इट इज ए पार्ट ऑफ एंसेंट मतलब एंसेंट हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करें कि हिस्ट्री का मतलब सोर्स क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं। बट मॉडर्न क्लास में हम लोग थोड़ा सा अभी मॉडर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग दो तरीके मतलब डिवाइडेड कर चुके हैं। एक ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है और एक रिएक्शन ऑफ इंडिया है टू दैट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। हम लोग आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक में है जिसको बोलते हैं कि द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्यों नेशनल मूवमेंट हो रहा था, उसमें जो फ्रीडम फाइटर इंक्लूड थे उनका तरीका कैसा था, मतलब वेरियस फ्रीडम फाइटर्स वेयर देयर, उनका खुद का एक प्रिंसिपल था, आइडियोलॉजी था, किस तरीके से और नेशनल मूवमेंट को सक्सेस कर दिया जाए। तो हम लोग डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे। पर अभी आप इतना जानिए कि जो ब्रिटिश कंक्वेस्ट हो रहा था उसके खिलाफ जो भारत की एग्रेशन था, जो इंडियन के रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ इंडियन एग्नेस्ट द ब्रिटिश कंक्वेस्ट इज नोन एज द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया और द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम लोग अभी जान चुके हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश कंक्वेस्ट हो रहा था पिछले 100 साल में, जो ब्रिटिश कंक्वेस्ट हो रहा था, हम लोग बोले कि लगभग 1950 टू 1850 जब हो रहा था, तो उसमें जो जो भी कंक्वेस्ट में था उसके उससे खिलाफ इंडियन का जो रिएक्शन था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के खिलाफ, उसको ही इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं। तो आई होप आगे जाकर डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं होप करता आशा करता हूँ कि आपने इसके रिगार्डिंग थोड़ा बस
थोड़ा सा मतलब आपको माइंड में होना चाहिए कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हमको किसी भी चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है, हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, नहीं सोचेंगे कि जो क्रिएटिविटी हम लोग का है उसको थोड़ा सा अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी एंट्रेंस कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए हमको इंटरेस्ट नहीं होगा। हम खाना क्यों खा रहे हैं रेगुलरली? खाना खा रहे हैं क्योंकि बॉडी को नीड है। फूड को इंटरेस्ट तो अलग बात है, बेसिक नीड है बॉडी को, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए टॉपिक के बारे में अगर पढ़ टॉपिक को खुद के अंदर जिंदा रखना मतलब चाहते हैं कि टॉपिक हमारे अंदर रहे, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ही टॉपिक थोड़ा सा हम रिलेट कर पाएंगे कि इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास का महत्व क्या है आज के दिन में, क्यों हम लोग भारत में आजकल की जो मतलब सिनेरियो चल रही है, क्यों इतिहास को पढ़ना जरूरी है, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग ने ये समझा कि जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हो रहा था उसके खिलाफ जो रिएक्शन ऑफ इंडियंस था उसको हम लोग बोलते हैं द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आइए अगर डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, नेताजी का रोल क्या था, गांधी जी का रोल क्या था, जो भी फ्रीडम फाइटर्स उसमें थे इनका रोल क्या था, किस तरीके से उन्होंने भारत को जो मतलब एक सपना था, हम लोग जो अगस्त 15 1947 को हासिल किए, मतलब मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, हम लोग आज एक मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं भी मतलब क्लास मतलब देखेंगे आगे जाकर, मतलब हम जो जो मतलब एक सांस ले पा रही है रात में, मतलब अच्छे नींद में सो रहे हैं, तो इसके पीछे कितने स्ट्रगल कर चुके हैं जो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अभी हमें मुक्त आकाश में अपनी सांस ले रही है और खुद को गर्व से बोल रहे हैं कि वे आर इंडियन, तो इसके पीछे कितना है जो मतलब जो बलिदान दे चुके हैं हमारे मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स बोले या जो आम जनते थे। तो इसको हमेशा हमको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि आगे इतिहास को हम लोग मैं बोल सकता हूँ कि इतिहास को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गलतियां बार बार करेंगे एक ऐसा वक्त आएगा उस गलतियों को सुधारने के लिए हमको नहीं मौका मिलेगा। तो गलतियां जो भी हम लोग प्रीवियस टाइम में कर चुके हैं उसको नहीं करना चाहिए। तो हिस्ट्री को इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम लोग देखेंगे क्यों ये सब हुआ था पास्ट में, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्यों क्या था और उसका रिजल्ट क्या हुआ। अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट पास्ट में जो भी पहुंच गए, अभी भी हम लोग उसको अपने लाइफ में अपने गवर्नेंस में यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक सस्टेनेबल लाइफ चाहिए, एक सस्टेनेबल यार्ड चाहिए। तो हर देश को, हर सोसाइटी को, हर सभ्यता को उसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए, उसके भूगोल के बारे में जानना चाहिए। और उसके बाद इतिहास भूगोल में बोलता हूँ कि एक सिविलाइजेशन का दोनों मतलब आई कैन से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर द टू आईज ऑफ ए सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन का हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों आंख में बोल सकता हूँ। ज्योग्राफी एक बेडरॉक है, ज्योग्राफी एक कैनवास है जिसके ऊपर कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी, कोई भी सिविलाइजेशन उसका आर्ट करता है, जो आर्ट को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ज्योग्राफी ऐसा एक बेडरॉक है, ऐसा कैनवास है जिस कैनवास के ऊपर किसी भी देश अपना जो कल्चर, जो ट्रेडिशन, जो कला, जो वे ऑफ लिविंग लाइफ जो भी बनाता है उसको ही इतिहास बोलते हैं। और हम लोग जो भी आजकल आज पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जाकर पता नहीं अगर ये सभ्यता इसके बारे में अगर किसी ने आगे जाकर कोई लिखा तो हमारे बारे में भी आगे कोई पढ़ाया कि उस जमाने में ऐसा कुछ था। तो आई होप आप सब रिलेट कर पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। तो हम लोग ने समझा कि भारत की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको दो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड अनदर इज रिएक्शन ऑफ इंडियंस। जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो रहा था हमारे स्टेट के ऊपर, लोकल किंगडम के ऊपर, जो भी उसके खिलाफ जो हर भारतीय का जो रिएक्शन था उसको ही हम बोलेंगे कि द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया नेशनल मूवमेंट। जो कि आगे जाकर इसके बारे में डिटेल में हम लोग 10-15 क्लास करेंगे। आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, आंसर के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह से लिखा जाता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी कि किस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ लिखा है। मैं आपको क्लास की जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके स्लाइड डिटेल में अपलोड करूंगा, डिटेल में आपको पीडीएफ करके भेज दूंगा। नोट्स भी जो भी चाहिए उसके डिटेल नोट आपको मिल जाएगा। सो अब बस क्लास मतलब क्लास को देखिए, उसको जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं उसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए हो सके तो। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया, हाउ डिड दे डोमिनेट इंडिया, हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय द प्रिंसली स्टेट। तो मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। पहले हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसको एक्सक्लूसिव राइट मिला था ट्रेडिंग करने के लिए भारत में। डिटेल में अगर आगे जाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, यूरोप में क्यों ईस्टर्न मतलब ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, या कोई दूसरा यूरोपियन क्यों, जो यूरोपियन कंपनी भारत के लिए आए थे क्यों आए थे, वो पहली बार आए थे या उसके पहले आए थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को क्यों मॉडर्न बोला जाता है, क्यों मतलब आप सोच सकते हैं कि क्यों। मैं भी 2021 में क्लास ले रहा हूँ। अगर इसको मैं एक टैगलाइन दे दूंगा कि नहीं उसको मॉडर्न नहीं किसी और नाम से टैग कर दो या उसको लिख लो, तो उसके भी उसको तो कुछ रीजन होगा ना। हम लोग अपना आइडेंटिटी बनाते हैं, किसी किसी का भी जो नामकरण होता है तो उसके भी उसको रीजन होगा। तो आगे जाकर उस रीजन के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे कि क्यों मॉडर्न इंग्लिश को मॉडर्न बोलते हैं, क्यों एक सर्टन ईयर से उसको मॉडर्न एंशिएंट इतिहास को हम पढ़ते हैं। लगभग 1000 BC के आसपास मीडियावल का शुरुआत हो चुका था। और बोल सकते हैं कि मुगल डिनास्टी के डिक्लाइन के वक्त हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मिडावल का पार्ट था। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब यूरोपियन आने लगे या ब्रिटिशर्स आने लगे उस वक्त तो हमने मॉडर्न के साथ जुड़ लिया। तो ऐसा क्या हुआ था उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम लोग जाने आगे। अभी थोड़ा सा आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ था 57 ईयर में। लोग एक वक्त था जब एंशियंट में जी रहे थे, उसके बाद मिडियावल में आ चुके थे। और ऐसा क्या हुआ था कि सडनली मिडियावल एज को हम लोग ने किसी का आने से हम लोग उसके जो हमारा इतिहास है उसको मॉडर्न में कन्वर्ट कर लिया। कुछ तो होगा ना। तो अभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया, हाउ डिड दे डोमिनेट इंडिया, हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय द प्रिंसली स्टेट। सो पहले जानते मतलब मेरा एक सवाल आपसे है, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भी यूरोपियन क्यों भारत को आए थे। तो मैं ये थोड़ा सा बता दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा उनको एक एक्सक्लूसिव उनको चैप्टर मिला था, ट्रेडिंग लाइसेंस मिला था, ट्रेडिंग लाइसेंस मिला था टू ट्रेड इन इंडिया और मतलब एशिया कंट्री में, एशिया कॉन्टिनेंट में, सॉरी भारत में बेसिकली वहाँ ट्रेडिंग करने के लिए। तो वहाँ वहाँ की ब्रिटिश की जो वहाँ की जो पर्टिकुलर में जो ये बात बोल रहा हूँ ईएसी के बारे में बोल रहा हूँ, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोपियन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे यूरोपियन उनसे पहले आ चुके थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने अभी जो बताया आपको कि ईस्ट इंडियन कंपनी को एक ट्रेडिंग लाइसेंस मिला था, एक्सक्लूसिव राइट मिला था भारत में ट्रेड करने के लिए। तो थोड़ा पॉलिटी का पार्ट है, सॉरी। पर अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग का सिलेबस में है जो पार्ट भी है, क्यों जो भी यूरोपियन कंट्री थे भारत में आए थे, उनका इंटेंशन क्या था, क्यों आए थे, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सो यूरोपियन का आने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जो कि आगे जाकर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो रीजंस के बारे में। पर अभी हम लोग ये भी डिस्कशन करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने दूसरे जो अदर्स यूरोपियन जो भी थे हमारे देश में, जो कि ब्रिटिशर्स के पहले जो इंग्लिश के पहले आ चुके थे, उसको किस तरीके से भारत से कंप्लीट एलिमिनेट किया। और अदर्स रूलर्स जो भी थे, हमारा लोकल रूलर्स थे जो भी रीजनल किंगडम थे, उनको किस तरीके से उनको भी परास्त किया बहुत सारे वार में, इन डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट प्लेस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, पॉलिटिकल राइट्स यानी पावर था, पॉलिटिकल राइट एंड पावर के बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा कि
उस जमाने में तो मतलब राजाओं की शासन था, तो पॉलिटिकल राइट कैसा था, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें नहीं हुआ था। तो आगे जाकर मैं बताऊंगा कि वो क्या था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि द ब्रिटिश मतलब वो हमारा जो सोशियल लाइफ था, कल्चरल लाइफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव, सब जगह के ऊपर उनका इम्पैक्ट डाला और भारत को कंप्लीटली उनका अंदर मतलब डोमिनेंस हासिल किया। हाँ, यूरोपियन के ऊपर जो भी उनके यूरोप से आए थे, जो दूसरे यूरोपियन थे, हम बता आगे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। और अदर्स रूलर जो भी लोकल किंगडम भारत में थे, जो भी रजवाड़े थे, उनको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर अपना जो कन्क्वेस्ट के माध्यम से किस तरह से उनके ऊपर जीत हासिल की, उसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। सो पूरा भारत के ऊपर उन्होंने अपना डोमिनेशन एंड होल्ड पूरा पकड़ के कर दिया था। तो इसके बारे में भी जो टॉपिक आगे आएगा, दैट इज द मेन थीम की किस तरीके से ब्रिटिश ने ये सब कर रहे थे। ठीक है। सो आई कैन से द कन्क्वेस्ट स्टार्टेड। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कन्क्वेस्ट हो रहा था, जब लेटर मुगल्स का डिक्लाइन हो चुका था। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, देखिए। लेटर मुगल्स को हम लोग मतलब मुगल्स को हम लोग मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक तो इनिशियल पेज में थे अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इसको बारे में हम बोल सकते हैं। और लेटर मुगल्स हम जो हिस्ट्री में बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में लेटर मुगल्स के बारे में जो मतलब बताते हैं, तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो 1707 से बाद में जो मुगल्स मतलब जो भी मुगल डिनास्टी में मुगल का आविर्भाव हुआ, तो उनको ही बेसिकली लेटर्स मुगल्स बोलते हैं। क्योंकि उनके वजह से ही उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रीजन था, मुगल डिनास्टी का पतन डिक्लेयर होने का मेन कारण था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे रीजन थे, बेसिकली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही उनका डिक्लेरेशन का मेन रीजन था। इसके वजह से मुगल डिनास्टी का पतन हुआ। और इन्हीं को ही लेटर मुगल्स बोलते हैं। तो 1700 मसीह के अन्य तक ब्रिटिशर्स ने लगभग जो अदर यूरोपियंस थे, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अदर यूरोपियंस वर देयर, जो कि ब्रिटिशर्स से पहले भी भारत से आ चुके थे। तो ब्रिटिशर्स ने अपने डिवाइड एंड रूल प्रयोग करके, अपना स्ट्रेटेजिक अच्छे तरीके से प्रयोग करके, जो भी अदर यूरोपियन पावर थे, उनको पहले 1700 के मतलब जो डिक्लाइन फेज हुआ था मुगल का, उस वक्त तक लगभग लगभग खत्म कर दिया था, जो भी अदर यूरोपियन पावर्स थे। और उसके बाद इन वेरी स्ट्रेटेजिक वे दे स्टार्टेड टू डोमिनेटिंग द लोकल रूलर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड डोमिनेटिंग इंडिया, जब ब्रिटिश ने डोमिनेटिंग किया, बिफोर दैट देयर आर अदर यूरोपियंस, वहां पर अदर यूरोपियंस भी थे। सो ब्रिटिशर्स फाइट विद देम एंड डिस्ट्रॉय अवर पावर। ब्रिटिशर्स ने उनके साथ फाइट किया, विभिन्न मतलब बहुत तरीके से वार हुआ था वहां पर। ब्रिटिशर्स ने उसको परास्त किया और अपना जो पावर है, अपना जो सुपीरियर है उनके ऊपर धीरे धीरे इन वेरी स्ट्रेटेजिक वे उन्होंने धीरे धीरे उनको प्रयोग किया। ठीक है। सो अभी जानते हैं कि कौन कौन यूरोपियन थे जो ब्रिटिशर्स से पहले आ चुके थे भारत में। तो आ, बाद में हम लोग डिस्कशन डिटेल में करेंगे कौन कौन आए थे, क्यों आए थे, तो अगले क्लास में होगा। तो अभी इतना जानते हैं कि देवर पहले जो आए थे पोर्तुगीज आए थे 1498 में पोर्तुगीज आए थे, वास्को डी गामा। तो पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया एंड दे वर द लास्ट टू लीव इंडिया। गोवा को वो आखिरी बार पोर्तुगीज ने छोड़ा था आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ भारत के जब 1947 के बाद बहुत साल तक उन्होंने गोवा पर रुका, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो फाइनली पोर्तुगीज ने भारत को मतलब लास्ट यूरोपियन हम लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने गोवा को लीव किया था।
एंड दे आर द फास्ट टू कम इंडिया एंड दे आर द लास्ट टू लिव इंडिया। ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं जो आपको बता रहा था कि इन वेरियस वार ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय करते मतलब कर रहे थे अदर यूरोपियन को। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक मतलब आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं कोई एग्जाम में आपको पूछे कि कौन किस तरीके से मतलब कौन आगे कौन उसके बाद किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अलग यूरोपियन को परास्त किया था, तो पहले पोर्तुगीज को एक बार में परास्त किया था, उसके बाद डॉस को, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यानी आप पीडीएफ के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि पीडीएफ हम लोग यूज करें, पीडीएफ फाइल पोर्तुगीज, डॉस एंड फ्रेंच एंड वेरियस अदर डेंस भी थे उस वक्त। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन यूरोपियन जो थे। तो यूरोपियंस जो थे उस वक्त पहले थे, जिस जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने परास्त किया, पहले थे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डेन्स एंड वेरियस अदर्स आर देयर। तो इन्हें हम लोग अभी बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपना स्ट्रेटेजिक वे से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से अच्छे तरीके से अपने जो अदर यूरोपियन पावर जो भी यूरोप से आए थे भारत को उनको, और हमारा जो लोकल रूलर्स थे उनको इन वेरी स्ट्रेटेजिक वे उन्होंने डिफीट किया, डिस्ट्रॉय किया, और उसके ऊपर भारत के ऊपर अपना फुल डोमिनेंस एंड होल्ड पूरा पकड़ आ गया था उनका। तो हम लोग एक कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि ये जब हो रहा था तो ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय द यूरोपियन पावर्स। ग्रेजुअली सब हो रहा था। अगर इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी चीजें इतिहास में अगर एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे वहां पर मतलब 10,000 साल में भी इधर उधर हो रहे, तो उसको हम लोग को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में टाइम के बारे में थोड़ा सा हमको, इतिहास में एक क्रोनोलॉजी स्टडी है, तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से देखेंगे इतिहास को। रातों रात मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में कुछ नहीं होता, ठीक है। So gradually Britishers tried to destroy the European power, and at the same time they tried to defeat the local rulers. जो भी local rulers थे उस वक्त, तो gradually they पहले यूरोपियन पावर को डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद जो भी लोकल रूलर्स थे उनको डिफीट किया। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मुगल्स वर द लास्ट, मुगल्स, सॉरी, जो भी लेटर मुगल्स का डिक्लाइन जब हो रहा था, लेटर मुगल्स का जब मुगल का शासन चल रहा था, तो उसी समय भारत में दूसरे जो लोकल रजवाड़े थे उनका इतना इतना जो रीजनलिटी नहीं हुआ था, मतलब इतना प्रिंसली स्टेट या मतलब जो लोकल किंगडम उनका इतना इमर्ज नहीं हुआ था। बट जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उनका डिक्लाइन हुआ, उसके बाद ही धीरे धीरे ग्रेजुअल इमर्ज। मैं बताऊंगा कौन कौन सी वो मतलब जो स्टेट्स थे, मतलब लोकल किंगडम्स थे, लोकल रूलर्स थे, इनका आविर्भाव हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने लेटर मुगल्स को अच्छे तरह से, उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनका साम्राज्य वीक हो गया था। तो हम लोग ये बोलते हैं कि मुगल का उनका डिनास्टी मतलब ओनली इट वाज लिमिटेड अप टू दिल्ली के आसपास ही उनका सब कुछ रह गया था। दिल्ली के आसपास ही मुगल का जो भी शासन उनका था, द लिमिटेड अप टू दिल्ली ओनली। उसके बाद उनका पावर कुछ भी नहीं था आफ्टर औरंगजेब, ठीक है। तो उसके जब हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य में, किसी देश में या किसी प्रदेश में अगर मतलब जब भी एक जगह के पर एक किसी डिनास्टी का शासन हो रहा था, उसका स्ट्रांग पावर था, और अचानक उसका मतलब उनका उनका खुद का बेस फाउंडेशन ही धीरे धीरे वीक होने लगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी आसपास जो भी किंगडम थे उसको देखकर ही उनका स्ट्रेटेजी उन्होंने चेंज किया। उसकी दैट इज द रीजन की डिटेल में पढ़ेंगे, और जो लोकल रूलर्स थे उनको कन्वर्ट हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रेजुअली दे फर्स्ट डिस्ट्रॉयड द अदर यूरोपियन, दैट इज द पोर्तुगीज को डिस्ट्रॉय किया, डच को, फ्रेंच को, डेन्स को, और एट द सेम टाइम धीरे धीरे जो लोकल रूलर्स थे उनको भी सही तरीके से डिस्ट्रॉय किया, एंड पूरा भारत के ऊपर उनका पकड़ हासिल किया।
ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आफ्टर 1707 यानी 1700 के बाद, मिशन के बाद, there was a massive change in the history of India. भारत के इतिहास में एक मैसिव चेंज हुआ, जिसको हम बोलते हैं कि भारत ने मतलब एक जमाने में भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं। और मैं दुख से ही बता रहा हूँ कि एक जमाने में यूरोप भी डार्क एज में था। हम लोग आगे पढ़ेंगे यूरोप क्यों डार्क एज में था, क्यों वो डार्क एज में गया था, प्रॉब्लम हुआ भारत को, आए आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल। बट भारत धीरे धीरे डार्क एज में जा रहा था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, आफ्टर द लोकल जो किंगडम धीरे धीरे जो छोटे मोटे राज्य का आविर्भाव धीरे धीरे हो रहा था वहां पर। तो मैं ये बता रहा, मैं आई कैन से कि इंडिया का डार्क एज स्टार्ट हो रहा था। ठीक है। तो लेटर मुगल्स ने उनका खुद का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से उनका साम्राज्य का विलीन हुआ था, एंड ब्रिटिशर्स उनको अच्छे तरीके से परास्त किया था। सो हम लोग एक कंक्लूजन में भी आ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली जो अदर यूरोपियंस थे, यानी पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डेन्स जो भी थे आए थे, उनको स्ट्रेटेजिक वे में अच्छे तरीके से अपना डिवाइड एंड रूल अप्लाई करके उनको परास्त किया। एट द सेम टाइम लेटर मुगल्स को भी डिफीट किया, डिस्ट्रॉय किया पूरा पावर। तो आफ्टर द 1700 देयर वाज अ मैसिव चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में एक परिवर्तन आ चुका था, जो को जिसको एक नेगेटिवली हम ले सकते हैं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव नहीं था। ठीक है। तो अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे क्या हुआ था, लोकल किंगडम्स जो भी इमर्ज आउट हुए थे, वो कौन कौन थे, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से जो इंडिया का जो कॉन्क्वेस्ट हो रही थी, आगे जाने की कॉन्क्वेस्ट क्या था, कॉन्क्वेस्ट जो हो रही थी, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट था, मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट था, सोशल कॉन्क्वेस्ट था। ये मैं बोल सकता हूँ कि हर आदमी के ऊपर कॉन्क्वेस्ट था, भारत की आम आदमी के ऊपर कॉन्क्वेस्ट था। ठीक है, क्योंकि पूरा भारत की सिस्टम ही हिल चुका था उसके बाद। तो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हुआ था। तो अभी मैं थोड़ा समरी कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा मतलब सुनिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग दो भाग में विभक्त करते हैं। एक है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट इंडिया, सॉरी ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ओवर इंडिया, और और एक है द रिएक्शन ऑफ इंडिया टू दैट कन्क्वेस्ट। ठीक है। कॉन्क्वेस्ट क्या है मैं आगे बताऊंगा डिटेल, उसका मतलब क्यों बोलते हैं उसको कॉन्क्वेस्ट, मतलब आखिरी मतलब अर्थ है कि जीत हासिल करना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन मतलब भारत को आए थे। उनमें से ब्रिटिशर्स ने अपना सुपीरियरिटी हासिल किया, फाइनली दे वर एबल टू रूल इंडिया। तो किस तरीके से उन्होंने दूसरे यूरोपियन को भारत से निकाला, किस तरीके से मुगल को हराया, अदर जो रीजनल किंगडम थे उनको किस तरीके से हराया, इन वेरी टाइम ने डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट वे। आगे जाकर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। दिस इज जस्ट ए बेसिक क्लास। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट एवर आई हैव taught you. वन थिंग जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही है, आप थोड़ा उसको प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए क्लास देखिए, नोट डाउन कीजिए। मैं ये बोल सकता हूँ कि अब थोड़ा सा हिस्ट्री को एज ए स्टोरी अगर पढ़ेंगे तो याद रहेगा, और अगर हम स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे तो बीच बीच में हम लोग लगेगा कि ये क्यों हुआ था। ठीक है। तो अगर एक रीजन हम लोग को पता चले कि जब इंसिडेंट हो रही थी, अगर आज के जमाने में मैं बोल रहा हूँ, हम लोग किस चीज का अगर आउटपुट देख रही है, ठीक है, अगर आउटपुट देख करके हम लोग उसका कंक्लूजन में आ जाएंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि दैट कंक्लूजन विल नॉट बी द बेस्ट कंक्लूजन फॉर एनी ह्यूमन और फॉर यू। So once you start to analyze why this outcome has come, और what is the reason that we are seeing this, वो आउटकम के पीछे क्या रीजन था, क्यों ये हुआ था। ठीक है। अगर आप एक बार उसको एनालिसिस करेंगे, डेफिनेटली आई कैन से आप एक किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, और किसी भी सब्जेक्ट में आपका रुचि बढ़ेगा। एक बार रुचि बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो कोई भी टॉपिक इट इज मतलब इजी हो जाएगा आपको पढ़ने में।
तो अकॉर्डिंग आप लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास मतलब अपने अच्छे से उसको देखेंगे, थोड़ा सा उसको नोट डाउन करिए, ठीक है।